आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 जिसमें कि बात करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो आइए हम यहाँ पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। क्या होते हैं केमिकल काइनेटिक्स, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इनमें क्या क्या होता है इनको आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनको हम। देखिए गाइस, यहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स होता है इसको पढ़ने के लिए पहले जो केमिकल काइनेटिक्स होते हैं इनमें हम किसी भी रिएक्शंस के रेट ऑफ को पढ़ते हैं। किसी रिएक्शन को रेट को पढ़ते हैं, मतलब कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें, सिंपल सी बात। और भी कैसे, किसी भी कंडीशन के अंदर पढ़ते हैं। कंडीशन क्या होते हैं, वो कंडीशन टेम्परेचर में होगा या फिर प्रेशर में होगा या फिर कंसंट्रेशन में होगा। इन सब कंडीशन के अंदर अगर रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात एक निकल जाती है जो कि है रेट ऑफ रिएक्शन। ये वर्ड क्या है, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि किसी भी एक इक्वेशन का रेट को यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो पहली बात तो रेट क्या होती है, रेट मतलब दर, वेलोसिटी या फिर स्पीड कह सकते हो। रेट जो रेट होता है उसे डिफाइन कैसे करेंगे। अगर सपोज करो मेरे पास कोई एक इक्वेशन हो, इक्वेशन कैसा होगा, एक इक्वेशन है मेरे पास, वो धीरे धीरे मान लो एक मेरे पास क्या रिएक्टेंट है, कोई कंपाउंड रिएक्टेंट है जो कि कुछ समय बाद धीरे धीरे कहाँ चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया आगे बढ़ रही है, ये इक्वेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब ये इक्वेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है तो जो रिएक्टेंट है इसकी जो वैल्यू होगी, जिसका कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो अधिक बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिपेंड कर रहा है दोनों पे, दोनों डिपेंड कर रहा है ना, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ये घट रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू, कहाँ जाएगा, अगर ये अभिक्रिया हो रही है मतलब अगर ये रिएक्शन हो रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ टाइम लग रहा, मतलब कि टाइम में क्या हो रहा है, चेंजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इस पे। ठीक है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करें, मान लेते हैं कि यही मेरे पास दिया हो जो रिएक्शन है R से P में बन रहा है, अगर इसमें किसी एक के निकाले हम, जो R है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, अगर सपोज करें पहले डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट पे, तो कैसे होगा देखिए यहाँ पे D होगा चेंज इन कंसंट्रेशन R, मतलब कि D मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो D होता है उसे कहते हैं चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ द R हो गया, अपान में चेंज इन टाइम dt। डी यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि स्मॉल चेंजिंग हो रही है उसके लिए डी यूज करते हैं, धीरे धीरे चेंजिंग हो रही है यहाँ पे तो डी करते हैं यूज। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक बात यहाँ पे यह है कि जो रिएक्टेंट है ये क्या क्या हो रहा है पे, ये बहुत ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जितना पहले था उससे वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर वो कम हो रहा है पहले से तो मतलब क्या हो रहा है, जो उसका कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। जब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो मतलब कि वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब इसी के आगे या तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, P वाले पे भी, तो D से कहा गया, ये डी पी अपान dt हो गया। अब जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रक्रिया वो बढ़ रही है, मतलब पहले के अपेक्षा टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जब वो इंक्रीज कर तो ये प्लस में होगा। ठीक है, तो ये होगा रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया। अगर इनको इक्वल से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो R इक्वल टू माइनस के डी आर अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल करेंगे तो यहाँ भी k आ जाएगा, तो dp अपॉन dt। देखिए गाइस यहाँ जो k है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें चेंजिंग मतलब जितना इसमें डिक्रीजिंग होगा टाइम के साथ उतना ही इसमें क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीजिंग होगा। तो k क्या होगा, दोनों पे सेम होगा। अब इसे कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। और जो यहाँ पे k की वैल्यू है मतलब जो k है उसे क्या कहेंगे, उसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, k को रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई पहले। अब देखिए गाइस यहाँ पे
अगर एक किसी जनरली इक्वेशन की बात करें, हम कोई एक जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास एक ए हो, वो भी मोल के साथ हो कि कौन से कंपाउंड कितना मोल है पे बन रहा, कितना वहां पे दिया गया है। ए हो जिसका कि मोल कितना है, स्मॉल ए है, प्लस दूसरा कंपाउंड भी है जिसका कि मोल कितना अमाउंट, वो सी मोल है, सॉरी स्मॉल बी ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि टाइम के साथ चेंज होने के बाद रिएक्टेंट कहां बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। तो वो सी बनाता है एक कंपाउंड जिसका ये जो कैपेसिटी, जो वैल्यू या फिर जो भी है वो कितना है, सी मोल है, प्लस नेक्स्ट कंपाउंड में आता है डी जिसका कि डी मोल है, स्मॉल डी मोल है। ये मेरे पास एक इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, आर की वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स होगा इसमें क्या हो रहा है मुझे दिखाई दे, इस रिएक्शन को देखने के बाद मुझे पता लग रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और कहां डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब दोनों के लिए लिखा जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। जब दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे, अब देखिए जो ए का वैल्यू था, जो ए कंपाउंड है ये स्मॉल ए मोल है, जो बी है कंपाउंड वो स्मॉल बी मोल है। तो अगर हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालते हैं तो एक यूनिट टाइम में पर्टिकुलरली एक मोल के लिए ही निकालते हैं, मतलब कि एक मोल में कितनी चेंजिंग हो रही है उसे हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे एक मोल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे ए मोल दिया गया है, तो मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शंस में ए से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ए के लिए निकालेंगे यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, तो यहाँ पे ए मोल था, उसको करना पड़ेगा 1 अपॉन ए। अब चूंकि क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, माइनस लगाएंगे, ठीक, इक्वल करेंगे इसके। अब बी वाले पे आएंगे तो डीबी अपॉन dt अपॉन में 1 अपॉन स्मॉल बी, ये भी घटेगा टाइम के साथ तो माइनस लगा देंगे, इक्वल टू। अब आएंगे उधर उस साइड में, उसमें क्या हो रहा है, डी कैपिटल सी का कंसंट्रेशन अपॉन dt है यहाँ पे। अब देखा यहाँ पे जो स्मॉल से वो क्या मोल से डिवाइड कर देंगे, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट है ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, इक्वल टू इसमें क्या होगा dt 1 अपॉन स्मॉल d। देखिए ये और ये d सेम नहीं है, ये डिफरेंशियल का है और ये क्या है, मोल्स का है, ठीक, तो ये प्लस में ही होगा। तो ये किसी एक जनरली इक्वेशन के लिए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, मतलब उसके रेट को हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर वो मोल्स में दिया होगा वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तब के लिए है, अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, उसको भी देखते हैं। अभी इतना पॉइंट नोट कीजिए। सो गाइस आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, अब डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अभी हमने लिखा था स्टार्टिंग में ही कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो अंडर कंडीशन, मतलब कि टेंपरेचर पे डिपेंड कर सकता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि अगर एक आर है वो क्या बन रहा है मुझे नहीं पता, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा है, अब क्या बन रहा मुझे नहीं पता है। तो सिंपल सी बात, जब ये मुझे नहीं पता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कहां डिपेंड करेगा, केवल ओनली वन यहाँ पे रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो जो यहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वो ओनली वन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात, अगर इसको इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर ये चेंज नहीं हुआ, अगर ये चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि जो अभिक्रिया हो रही है, जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, जब कोई चेंजिंग नहीं होगी तो जो आर में कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या होगा, ओनली वन ही होगा, तो जो कंसंट्रेशन होगा वो ओनली वन होगा। तो ऐसे आर कितना आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा, और जो के है वही क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी एक जनरल इक्वेशन के लिए यहाँ पे, तो सपोज कर लेते हैं मेरे पास अगर स्मॉल ए का मोल का एक ए कंपाउंड है, स्मॉल बी मोल का एक बी कंपाउंड है, क्या बना रहा है यहाँ पे, स्मॉल सी का एक सी कंपाउंड, स्मॉल डी मोल का एक डी कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन होगा
वो इन सब के बारी बारी से कंसंट्रेशन पे ही क्या करेगा, डिपेंड करना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे, कहां डिपेंड करेगा केवल, देखिए यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट है ये तो मालूम होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है ये मालूम हमें नहीं होगा। मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कहां डिपेंड नहीं करेगा, केवल ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो आर होगा वो किससे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बी। तो कंसंट्रेशन वाला जो फार्मूला होता है, मतलब जो एक केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, जो उसका मोल होता है वो उसके पावर में हो जाता है। तो ए के पावर ए हो जाएगा, बी के पावर यहाँ पे स्मॉल बी हो जाएगा। अब इसको इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, के हो जाएगा यहाँ से इस ए के पावर स्मॉल ए, बी के पावर स्मॉल बी। तो अगर मेरे पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द ए है सपोज कर लेते हैं, और जो कंसंट्रेशन ऑफ द बी है, दोनों कितना है, 1 मोल है। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर, यहाँ से भी आर कितना हो जाएगा, 1 मतलब के इक्वल्स हो जाएगा। और जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट, जो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो कितना है, 1 है, तो जो रेट कांस्टेंट होगा वही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सो गाइस हमें आप देख लिए अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर क्या होता है किसी रिएक्शन का, रेट की तो बात हो गई यहाँ पे। अब आते हैं हम ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है किसी रिएक्शन का ऑर्डर, देखिए जब किसी भी केमिकल काइनेटिक्स का जो रिएक्शन होता है, मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आप डिफाइन करते हैं, अगर उसे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ऑर्डर का पता होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे पता करेंगे, पहले अगर मेरे पास कोई एक रेट ऑफ रिएक्शन दिया जनरली, तो सिंपल सी बात होती है कि अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर, अगर वो कंसंट्रेशन या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, जो उसके पावर होगा, जो उसके मतलब में अगर के दिया गया है तो ए के पावर ए दिया गया है, बी के पावर बी दिया गया है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर वो कंसंट्रेशन या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो जो उनका पावर होगा अगर उनको जोड़ देंगे तो उसे हम ऑर्डर कह सकते हैं। इतनी बात समझ में, मतलब कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो जो उसके रेट ऑफ रिएक्शंस में, रेट ऑफ रिएक्शंस के में रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रिएक्टेंट के ही है। तो सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे कि जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डर। इतनी बात समझ में, जो ऑर्डर होता है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर वो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर गए, तो उसे हम रिएक्शन का ऑर्डर कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब यही बात करते हैं आपको एग्जांपल की, एग्जांपल में यही हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर R जो है वो K होगा, कि A के पावर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट होगा ना यहाँ पे। R इक्वल टू K, या तो A स्क्वायर हो जाए या फिर K यहाँ पे A हो जाए, A क्या हो जाए, B हो जाए, मतलब कि A के ही 2 मोल हो जाए या फिर 2 अलग अलग रिएक्टेंट हो जाए, इसे कहेंगे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड की बात करें तो R जो होगा, फर्स्ट के लिए K1 होगा, सेकंड के लिए K2 होगा, थर्ड के लिए क्या होगा K3, या तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही मोल हो जाएंगे, या फिर 2 A के मोल हो, एक B का मोल आ जाए, या फिर A का 1 मोल हो और B का 2 मोल हो, या फिर B का ही तीनों मोल आ जाए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
अगर हम ही बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, शून्य ऑर्डर आर जीरो, कितना होगा यहाँ पे के जीरो हो जाएगा। तो ए के पावर कोई भी यहाँ पे पावर नहीं होगा, मतलब कि एक पावर कितना होगा जीरो। तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे आर होगा वो क्या हो जाएगा के जीरो के बराबर ही हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ऑर्डर की बात करेगा जीरो ऑर्डर के लिए, तो वहां जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम यही बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। ऑर्डर देखे हमने क्या था, ऑर्डर जो था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम ऑर्डर कर रहे थे। अब हम यहीं पे एक पॉइंट देते हैं कि जो है मॉलिक्यूलरिटी जिसे कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। ये जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, जितने नंबर आप पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पे मोल्स, अगर उनमें से जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन को कंप्लीट कर गए, मतलब कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, जितने नंबर, सारे नहीं, सारे नहीं होंगे। देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर ले उससे मुझे मतलब नहीं है, वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे ऑर्डर। अब उसके बाद पार्टिसिपेट करने के बाद जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। सपोज करो कि मान लो 100 बच्चे किसी एग्जाम को दिए, नीट या जेईई या फिर कोई बोर्ड एग्जाम 100 बच्चों ने दिया। अब उसके बाद उसमें से 80 बच्चों ने उस एग्जाम को पास कर लिया और आगे निकल गए। तो वहां पे कहेंगे जो 100 बच्चे थे वो क्या थे, वो ऑर्डर थे, और जो 80 बच्चे बाहर निकल, सॉरी जो 80 बच्चे उस एग्जाम को पास कर गए वो क्या हो गए मेरे लिए, मॉलिक्यूलरिटी हो गए। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट में उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए बस इतना ही।